हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका यह आज पहला लेक्चर है, जिसमें से इसका हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन से पहले आपको सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाकर दिखा दिया, मतलब कि इस पूरा टोटल आरसीसी का जो कि टोटल सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे, किस चैप्टर से ठीक है कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, इन सब के बारे में ठीक है हम लोग पहले इसके पहले एक वीडियो आया था आरसीसी सिलेबस करके, उसमें पूरी जानकारी ले ली है। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें टोटल 11 चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, ये दोनों मेथड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसके पहले जिक्र किए थे, बट इस वीडियो में भी इसका जिक्र करेंगे। वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि आरसीसी सब्जेक्ट ठीक है थोड़ा सा टफ पड़ता है, और टफ नहीं बल्कि बहुत ही ईजी भी है। यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चौथा आपका चैप्टर है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, बाय WSM। पांचवा सिंगली रेनफोर्सेड बीम, और छठवां डबली रेनफोर्सेड बीम। और यहाँ पे देखिए 6 चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, और बाकी के यहाँ पे 4 चैप्टर को मेंशन यहाँ पे कर ले रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे छठवां डबली रेनफोर्सेड बीम, टी बीम, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब, एक्सियली लोडेड और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इन चैप्टर को लिया गया है। और तो और जो कि इसके पहले जो सिलेबस वाला जो वीडियो था उसमें पूरे सिलेबस मान लिया 8वां चैप्टर, तो 8वें में कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और हम लोग ये भी जिक्र करेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, जो आज शुरू होने वाला है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपके 5 नंबर बनते हैं। WSM और LSM में अंतर पूछता है तकरीबन हर साल। WSM और LSM, ठीक है, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। दूसरा आपका फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, इसमें लगभग थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है, डिजाइन भी आती है। यहाँ देखिए दूसरा है फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड चैप्टर से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपका है यहाँ पे चौथा चैप्टर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ है, यहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल के ही बनते हैं। आपका यहाँ पे 5वां चैप्टर है सिंगली रेनफोर्सेड बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्सेड बीम डिजाइन बाय LSM, यहाँ पे डिजाइन के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, यहाँ से भी आपके डिजाइन के क्वेश्चन बनते हैं। टी बीम से तो टोटल न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका है 1 वे स्लैब, 1 वे स्लैब डिजाइन बाय LSM। ठीक है, 1 वे स्लैब डिजाइन बाय LSM, यहाँ से भी आपके, ठीक है, यहाँ से भी आपके थ्योरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थ्योरी नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बनता है 1 वे स्लैब डिजाइन से, यहाँ पे आपका सिर्फ डिजाइन का क्वेश्चन बनता है। 2 वे स्लैब में भी आपका डिजाइन का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ कभी कभी थ्योरी के रूप में पूछ लेता है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। एक्सियली लोडेड कॉलम डिजाइन बाय LSM, ठीक है, यहाँ से भी आपके डिजाइन के ही क्वेश्चन बनते हैं। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यहाँ से आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक चीजें। मतलब आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा, आइडिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर है फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आता है हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ही है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉपिक
फर्स्ट चैप्टर में टोटल आपके कितने टॉपिक हैं यहाँ पे देखिए, परिचय, इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट चैप्टर में आपके लगभग 8 टॉपिक हैं दोस्तों, ठीक है। कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स हैं। और जिसमें से आप पहले ही पढ़ चुके हो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लगभग ये अधिक से अधिक जो इतने टॉपिक हैं आप अधिक से अधिक सीटी में, ठीक है, यानी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे कुछ और डीपली थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आरसीसी के लिए, आरसीसी को समझने के लिए, ठीक है, ये आपको आरसीसी को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि आप इन फ्यूचर जेई की तैयारी करते हो तो इसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस एक नज़र मार लेना, देख लेना है क्या है कैसे है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। यहाँ देखिए मैं आपको एक बार 8 टॉपिक जो है इसमें पूरे टॉपिक को मैं दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि साधारण सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट सॉरी प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, साधारण सीमेंट कंक्रीट से बोला जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका दूसरा टॉपिक है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तीसरा टॉपिक है मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में प्रयुक्त पदार्थ, ठीक है, मतलब कौन कौन से पदार्थ आरसीसी में प्रयुक्त होते हैं। चौथा टॉपिक है आपका सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात की आवश्यकता, ठीक है, यानी कि इस्पात ही क्यों, मतलब ठीक है, यानी कि वहाँ पे सुटेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, आवश्यक है कंक्रीट में, प्रबलन कंक्रीट में। और आपका पांचवा जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका पांचवा छठवां सातवां और आठवां, ठीक है, जो पांचवा छठवां सातवां आठवां, पांचवा क्या है, पांचवा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन इस्पात के प्रकार। छठवां टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंक्रीट यानी इस्पात और कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। सातवां टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर, प्रबलन सीमेंट पर संरचना पर भार के प्रकार। आठवां टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ आरसीसी, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है मेथड्स ऑफ आरसीसी यानी कि प्रबलन सीमेंट कंक्रीट अभिकल्पन की विधियां, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ही कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आरसीसी और, ठीक है, WSM जो आपके दो डिजाइन यहाँ पे जो डिजाइन में प्रयोग किया जाते हैं, जो दो मेथड WSM और LSM, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके अंतर के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो भी है थ्योरी पार्ट है और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। और ठीक है, आरसीसी को समझने के लिए बेहद ही जरूरी है, ठीक है। आप एक नज़र देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें 8 टॉपिक थे। पहला टॉपिक हमारा जो है, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक था प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। उसके बाद रेनफोर्समेंट सीमेंट यानी कि, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इसी वीडियो में, ठीक है, खत्म कर दिया जाए। अगला चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जो कि आपको बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो इसी वीडियो में कोशिश किया जाएगा इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को, इंट्रोडक्शन को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें 8 टॉपिक में से पहला टॉपिक हमारा क्या है, आप देखिए, साधारण प्लेन सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे क्या है, साधारण सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट बालू गिट्टी। साधारण सीमेंट कंक्रीट आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सीमेंट बालू गिट्टी तथा पानी का एक मिक्सचर होता है, यानी कि सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, एंड वाटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसे निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। क्या होता है ये? कुछ नहीं होता है, बस सीमेंट का होता है और बालू का और गिट्टी का और एक पानी का एक मिक्सचर होता है, जिसे निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। क्या कहलाता है? प्लेन सीमेंट यानी साधारण सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। इसमें सरिया का नाम सुने आप, सरिया नहीं छड़, इसमें सरिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल सिर्फ आपका सीमेंट रहेगा और बालू रहेगा और गिट्टी रहेगा, उसके साथ एक निश्चित अनुपात में पानी को मिला दोगे, ठीक है, यानी चारों का अनुपात निश्चित रहेगा, तो जो मिक्सर तैयार होगा उसे ही हम साधारण सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। ये फिगर है आपका, इसमें आपका ग्रेवल है और ये गिट्टी है आपका, और ये मान लीजिए आपका सैंड है, और इसी में वाटर भी है, और इसी में क्या है, सीमेंट भी है पतला सा, ठीक है। तो एक प्रकार का थोड़ा सा छोटा सा चित्र बनाकर आपको समझाया गया और कुछ नहीं था। आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, संपीड़न सामर्थ्य, यानी कि साधारण सीमेंट कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य अधिक होता है, लेकिन इसका तनन सामर्थ्य कम होता है। यदि जहाँ पे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वहाँ पे यदि संपीड़न सामर्थ्य अधिक है तो आप साधारण सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। संपीड़न सामर्थ्य जहाँ पे अधिक लग रहा है वहाँ पे,
लेकिन जहाँ पे तनन सामर्थ्य अधिक आ रहा है वहाँ पे इसका प्रयोग करोगे तो क्या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, क्या जहाँ पे आपका तनन सामर्थ्य की क्रियाएं ज्यादा हो रही हो वहाँ पे आप साधारण सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। स्टील और कंक्रीट के लिए उसमें प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक समान होता है। ये रेनफोर्समेंट में क्या, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अल्फा का मान समान होता है। कहने का तात्पर्य इसका यही है कि चूंकि जो आपका सीमेंट में, ठीक है, आप सीमेंट बालू और मिक्सर साधारण सीमेंट में यदि आप उसमें सरिया का प्रयोग, छड़ का प्रयोग कर लोगे तो यही आपका प्रबलित सीमेंट यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन जाता है, आरसीसी बन जाता है। तो उसमें जो सरिया का प्रयोग किया जाता है, वो सरिया जो होता है यानी कि छड़ जो होता है ना, उसका उसका सर स्टील का, यानी उसको स्टील बोला जाता है। आप उसको लोहा मत बोलिएगा, लोहा नहीं है वो, स्टील होता है। ठीक है, स्टील का और कंक्रीट का जो उसमें प्रसार गुणांक होता है ना, वो समान होता है। ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम में यदि कंक्रीट यानी कि जितना फैलेगा उतना ही स्टील भी फैलता है। ठीक है, उसका उसमें प्रसार गुणांक जितना बढ़ता है उसका स्टील का भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और कुछ नहीं था, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है। सीमेंट और बालू, गिट्टी तथा पानी का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसे प्लेन सीमेंट कहते हैं। आप लोगों को पता, आप लोगों को ये भी जानकारी हो गया होगा कि संपीड़न सामर्थ्य प्लेन सीमेंट की अधिक होती है और तनन सामर्थ्य कम होती है। जहाँ पे संपीड़न सामर्थ्य का लोड अधिक आ रहा हो वहाँ पे दाब का लोड यानी कि अधिक आ रहा हो, वहाँ पे आप साधारण सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक। दूसरा है आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि प्रबलित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ हो गया। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट हमारा दूसरा टॉपिक था चैप्टर फर्स्ट का। साधारण सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए हम टेंसाइल जोन में एक स्टील के छड़ का प्रयोग करते हैं। जो तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल टेंसाइल क्या है, जो कि टेंसाइल ये स्ट्रेंथ है दोस्तों। ठीक है, यानी कि सामर्थ्य को, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इस तरह से हमारा सीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में बदल जाता है, जिसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और एक बार मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कहने का मतलब प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कब बनेगा। पहले तो आपका सीसी था यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सीसी। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट था आपको पीसीसी। इसके बाद क्या होगा, इसका यानी कि यहाँ पे इसका प्रयोग वहां पे किया जा रहा था जहाँ पे संपीड़न सामर्थ्य अधिक अधिक लग रहा था वहां पे। बट इसमें जब आप सरिया लगा दोगे ना इसके टेंसाइल जोन में, आप शो में आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मान लो कोई ये बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है। ठीक है, जब बीम पे कोई टांजर लोड यानी कि कोई लोड कार्य करता है ना, तो बीम क्या होती है, बीम बैंड हो जाती है दोस्तों। ये मान लीजिए बीम है हमारा, बीम है, जब भी इस पे कोई लोड कार्य करता है तो बीम क्या होती है, बैंड हो जाती है, यानी कि कुछ झुक जाती है। ठीक है, जिसके कारण इसका क्या होता है, इसके कारण इसका ऊपरी परत जो होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी ऊपर का हिस्सा, नीचे वाली परत जो होती है फैल जाती है, यानी कि लंबाई उसकी बढ़ जाती है और ऊपर जो परत होता है इसकी लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा परत होता है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। बट यहाँ पे देख लीजिए इसके यहाँ पे इसका जो होता है टेंसाइल जोन होता है, यानी कि तनाव वाला जोन इसका यहीं पे होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी इसका यहीं पे होता है। यहाँ पे यदि आप सरिया का प्रयोग नहीं करोगे, जहाँ पे टेंसाइल लोड ज्यादा लग रहा हो वहाँ पे सरिया का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, वो स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सिंपल सिंपल पीसीसी है यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। ठीक है, क्या बना है इसमें, जब आप टेंसाइल जोन में, टेंसाइल आपका जोन है, इस जोन में यदि आप सरिया का प्रयोग कर ले रहे हो, इसका इसमें सरिया का प्रयोग करोगे तो ही प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के रूप में बन जाता है। ठीक है, जब यदि आप सरिया का प्रयोग करोगे यहाँ पे तो वही प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के रूप में बन जाता है। तो कुछ नहीं था, बस सिंपल था। इसके बारे में आप लोग जानते थे कि जब किसी बीम पे कोई लोड कार्य करता है तो बीम बैंड होती है। ठीक है, तो बैंड होती है तो झुकाव होता है उसमें, तो उसी झुकाव को कम करने के लिए और उसी झुकाव को, ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर फेल ना हो उसको, ठीक है, उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसकी टेंसाइल जोन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उसकी टेंसाइल जोन में एक सरिया का प्रयोग करते हैं जिसे आप छड़ भी बोलते हो। ठीक है, जिससे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कुछ नहीं था, सिंपल था। यहाँ पे साधारण सीमेंट कंक्रीट तनन सामर्थ्य कम होती है, आपको पता है साधारण सीमेंट की तनन सामर्थ्य कम होती है। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, तनन सामर्थ्य को ही बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे सीधा सिंपल भाषा में लिखा है टेंसाइल जोन में एक स्टील के छड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
हम लोग जानते हैं कि पीसीसी का क्या होता है, तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। इसको बढ़ाने के लिए हम टेंसाइल जोन में एक स्टील के छड़ का प्रयोग करते हैं जो तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इस तरह से हमारा सीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट आरसीसी में बदल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आरसीसी कहते हैं। जब यदि आप वहाँ पे सीसी में जब आप सरिया का प्रयोग कर लोगे तो वही वही आपका कंक्रीट क्या हो जाएगा, आरसीसी हो जाएगा, यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आपका हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीसी क्या होती है और आरसीसी क्या होती है। जिसमें सरिया नहीं होता है, ठीक है, वो सीमेंट कंक्रीट यानी सिंपल सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। जिसमें सरिया लगा दिया था वो आरसीसी हो जाती है, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। वो भी सरिया किसका होता है, यानी कि छड़ किसका होता है, वो स्टील का होता है। ठीक है, स्टील का छड़ होता है। आप इसको कभी भी, ठीक है, लोहे का छड़ मत भूलिएगा। और ये बना किसका होता है, माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील होता है और बाजार में कई नामों से, ठीक है, ये बाजार में मिलते हैं। कई प्रकार का छड़ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ आगे कुछ पॉइंट करके लिखा गया है। प्रबलन इस्पात पर किए जाने वाले मुख्य परीक्षण कौन कौन से, तनन परीक्षण होते हैं और कोल्ड बेंट परीक्षण होते हैं। तनन परीक्षण के द्वारा तनन सामर्थ्य की सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। और कोल्ड बेंट परीक्षण जो होता है ना, इसके द्वारा आप जानते हैं, इसके द्वारा कोल्ड बेंड परीक्षण जो होता है, कोल्ड बेंड परीक्षण, इसके द्वारा हम लोग छड़ को मोड़ते हैं जब, तो उसमें कोई दरार नहीं न पड़ रहा है, उसमें फट तो नहीं रहा छड़ को मान लीजिए सीधा छड़ है, इस छड़ को आप बीच में से यहाँ से आप मोड़ रहे हो तो इसमें कोई दरार नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार के से फटना नहीं चाहिए। यानी कि इस शक्ति को, यानी इस स्ट्रेंथ को, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम लोग कोल्ड बेंड परीक्षण करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आई होप मतलब आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से कवर भी किए हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं था, एक बार रिकॉल मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बस साधारण सीमेंट कंक्रीट था पहला हमारा हेडिंग। हमने साधारण सीमेंट कंक्रीट को समझ लिया क्या होता है। ठीक है, जिस जो सीमेंट बालू गिट्टी तथा पानी का एक निश्चित मिक्सर होता है उसे साधारण सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है और तनन सामर्थ्य कम होती है। इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका रेनफोर्स यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या लिखा है, यानी कि जब आप सीसी में, यानी कि साधारण सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है, उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने की, उसकी तनन सामर्थ्य कम होती है, तो इसी को बढ़ाने के लिए, इतना याद रखिए, जब सीसी में प्लेन सीमेंट कंक्रीट में तनन सामर्थ्य कम होती है, इसी को बढ़ाने के लिए हम एक टेंसाइल जोन में, किस जोन में, टेंसाइल जोन में स्टील के छड़ का प्रयोग करते हैं, जो तनन सामर्थ्य यानी कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसी तरह से हमारा सीसी जो होती है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट जो होती है, वो आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या बदल जाती है, जिससे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, यानी कि आरसीसी कहते हैं। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे आपका तीसरा टॉपिक यहाँ पे आ गया, मटेरियल ऑफ यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ, यहाँ पे क्या दिया है, आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ। ठीक है, यूज्ड ऑफ मटेरियल, कौन कौन से आरसीसी में प्रयोग होते हैं, कौन कौन से मटेरियल, इसके बारे में हमको जानना है। यहाँ पे आर यानी कि रेनफोर्सिंग मटेरियल यानी प्रबलन पदार्थ, स्टील हो गया आपका। ठीक है, आर सी यानी सीमेंट हो जाएगा और सी यानी कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, सी से कंक्रीट हो जाएगा, यानी कि आरसीसी का फुल फॉर्म एक तरफ से आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल और सीमेंट और कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी में प्रयोग होने वाले, तो यानी कि क्या है, सीधा सिंपल यहाँ पे लिखा है कि आरसीसीआर का मतलब यानी कि पदार्थ, यानी कि स्टील हो गया, और सी यानी सीमेंट, यहाँ पे कंक्रीट आपका यहाँ पे प्रयुक्त होगा। जिसमें कंक्रीट में कौन कौन सा होगा, पीसीसी कंक्रीट यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, जिसमें सीमेंट महीन मिला हो, ठीक है, और मोटा मिला यानी कि गिट्टी और पानी, ठीक है, इन सबको मिला करके कंक्रीट को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मटेरियल। उसके बाद आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान 6 से कम तथा 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आरसीसी के लिए पानी का यूज किया जाता है, उसका पीएच मान पे बहुत इफेक्ट करता है। यदि वो कठोर जल रहता है यानी क्षारीय रहता है या बहुत ही अधिक अम्लीय रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो यानी कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है ना, उस सामर्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि सामर्थ्य को कम कर देता है। तो यानी कि ये भी ध्यान रखना योग्य बातें होती है कि यदि आप कंक्रीट में जिस पानी का यूज कर रहे हो वो पानी सही है या नहीं, उसका पीएच मान 6 से कम है, 6 से कम है और 8 से मतलब 6 से कम रहना चाहिए, और 8 यानी 6 से 8 के बीच में आपका पीएच मान रहना चाहिए। ठीक है, 6 से ना ही कम होना चाहिए और 8 से ना ही अधिक होना चाहिए। ठीक है, जिस पानी का यूज कर रहे हैं आप कंक्रीटिंग में। आरसीसी यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखिए क्या टॉपिक, यहाँ पे सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, आरसीसी संरचना के लिए मोटे मिलाव का अधिकतम माप, 1 मिनट, मोटे मिलाव का अधिकतम माप 20 mm होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आरसीसी में
संरचना के लिए मोटे मिलाव का अधिकतम माप कितना होता है? 20 mm होता है, होती है, यानी कि 2 सेमी होता है आरसीसी संरचना के मोटे मिलाव का अधिकतम माप। आप देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ जेई एग्जाम, यदि आपको ये जानना है तो आप समझ लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। स्किप एंड में तो आपको बोला है स्किप मत कीजिएगा, लेकिन यदि आपको इस एक्स्ट्रा पॉइंट को यानी कि नहीं जानना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है, आप पॉइंटों को समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर जेई एग्जाम, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड क्या होती है? ठीक है, कितने ग्रेड की कंक्रीटें होती हैं? और ऑर्डिनरी कंक्रीट यानी कि साधारण कंक्रीट होती है जिसका M10, ठीक है, साधारण कंक्रीट का कंक्रीट होती है जो कई ग्रेड में पाई जाती है, M10 में पाई जाती है, M15 यानी कि M15 और M20 ग्रेड की कंक्रीट साधारण कंक्रीट होती हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है, यानी कि मानक कंक्रीट जिसे कहा जाता है, इसका ग्रेड M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55 होता है। ठीक है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी कि उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, इसका क्या होता है? आप देखिए M60, M65, M70 और M75 और M80। ठीक है, एक ग्रेड हो गया। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा दूंगा, आप देख लीजिए, एक मिनट। हाँ, सब कुछ ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका दिया है सब, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी लिख दिया हूँ समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यम है ना, यम यानी कि मिक्स है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे आपको ग्रेड के बारे में पता चल गया कि कितने ग्रेड की कंक्रीटें होती हैं। साधारण कंक्रीट होती है, कई टाइप की कंक्रीट होती है जिसमें ग्रेडों के बारे में बताया गया। जहाँ पे यम जगह है आपका, यम है M25 मान लीजिए, यहाँ लिखने यहाँ पे M50 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यम जो है वो मिक्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें यानी कि मिक्स को प्रदर्शित करता है, क्या क्या मिक्स होता है इसमें? सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, यानी कि सीमेंट, बालू और गिट्टी, गिट्टी यानी कि इसमें मिश्रित है, यानी कि मिक्सर है। उसके बाद जो आपका 15 यानी जो आपका नंबर जो दिया है वो जानते हैं किसको प्रदर्शित करता है? कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में क्या करता है? ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, कंक्रीट यानी न्यूटन प्रति मीटर में उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप लोग M15 यानी जो ग्रेड है उसके बारे में समझ गए। एम जो होता है मिक्स को प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि किस किस अनुपात में, ठीक है, किस अनुपात में सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिलाया गया है, किस अनुपात में। ठीक है, ये बताता है मिक्सर को आपको, मिक्सर आपको प्रदर्शित करता है। और यह क्या हो गया? 15 जो हो गया, 15 यानी कि 15, ठीक है, ये आपका कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो गया, जो कि न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में होता है। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे M15, यहाँ पे सॉरी M5 यानी कि एक ग्रेड है, यानी एम आपको समझ गए मिक्स है, और ये अभिलाक्षणिक है यानी कि कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। मान लीजिए कोई यहाँ पे M25 है, तो कोई पूछा है आपसे कि M25, ठीक है, ग्रेड की सीमेंट का, ठीक है, सॉरी कंक्रीट का, M25 ग्रेड कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितना होगा? तो इसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप बता दोगे 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। और मिक्स क्या है आप इसको जानोगे तब भी बता पाओगे। तो यहाँ से हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, एक मिनट, हाँ सही है, अब देख लीजिए, दिया है यहाँ पे सीमेंट, सी से सीमेंट हो गया, सैंड हो जाएगा, ग्रेवल हो गया, यानी कि सीमेंट है, बालू और गिट्टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, M5 मान लीजिए, M5 ग्रेड का एक हो गया, M7.5, ठीक है, M7.5 ग्रेड का एक कंक्रीट हो गया, M10 कंक्रीट, M10 ग्रेड का कंक्रीट लिया गया है, M15 ग्रेड का, M20 ग्रेड का और M25 ग्रेड का कंक्रीट लिया गया है। ठीक है, इसमें मान लीजिए सब में आप लिख दीजिए एक एक बोरा। ठीक है, एक एक बोरा मान लीजिए बालू है या एक एक किलो जो भी है। ठीक है, ये बालू है हमारा, सब में एक एक हो जाएगा आपका, याद करने आपको याद भी बहुत इजीली हो जाएगा। और उसके बाद यानी संबंध के रूप में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे संबंध के रूप में रहेगा, तो यानी कि M5, तो यानी सैंड जितना भी है आप 5 लिख दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 5 से यानी कि 5 पीस, यानी कि इसको बोला जाता है कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, यानी कि जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इसका 5 है। ठीक है, M5 ग्रेड की कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 5 है, तो यहाँ पे आप 5 रख दोगे। बालू यानी कि सीमेंट, सॉरी हाँ सैंड यानी कि बालू 5 हो गया, और इसका दूना कर दोगे तो 10 हो जाएगा। सेम वही है, यहाँ पे सब में एक एक कॉमन रहेगा, आप एक एक यहाँ पे सब में रख दिए हो। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, एक था यहाँ पे 5 था, 5 में से एक सब में घटा दो, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे जब 5 का यानी सैंड जितना है इसका दूना कर दो तो वही ग्रेवल हो जाएगा। सैंड का दूना क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 1.2 दूना 3 और 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, यही था और कुछ नहीं था, आप इसको सिंपल याद कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी कि M5 ग्रेड का आपका कंक्रीट था। ठीक है,
एक बोरा सीमेंट यहाँ पे सी के स्थान पे एक हो जाएगा, सब में एक एक काम हो जाएगा। 5 था, 7.5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 25, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 था तो आप 5 यहाँ पे बालू के स्थान पे जो यस है वहाँ पे बालू के स्थान पे 5 रख दोगे। उसके बाद सब में से एक एक घटाते हुए चले जाओगे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे M20 में 1.5 कर दोगे, 2 के बाद एक आएगा लेकिन 1.5 लास्ट में एक हो जाएगा। उसके बाद जो भी सैंड का मान जितना भी था, 5 था तो 5 का दूना हो जाएगा 10, 4 का दूना 8, ऐसे करके आप इसको ठीक कुछ कंक्रीटिंग कर सकते हो और याद कर सकते हो। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो M5 ग्रेड का यदि कंक्रीट है तो इसमें एक बोरा मान लीजिए बालू है, ठीक है, सॉरी सीमेंट है, तो 5 बोरा जो आपका बालू है और 10 बोरा आपका सीमेंट सॉरी ग्रेवल है। तो ये था, इसके मतलब एक समझने के तौर पे है और कुछ नहीं था। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कैसे है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे पढ़े मटेरियल यूज इन आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ को हम लोग जाने हैं। इस्पात हो गया और सीमेंट और कंक्रीट हो गया। आरसीसी के लिए पानी का मात्रा कितना होना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझ लिए। पीएच मान कितना होना चाहिए। एक्स्ट्रा फॉर जो पॉइंट को हम लोग समझे हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑर्डिनरी कंक्रीट, साधारण कंक्रीट, मानक कंक्रीट और उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। ठीक है, यम को क्या ये मतलब यहाँ पे यम जो है यम किसको दर्शाता है हम लोग समझ लीजिए, मिक्स को दर्शाता है, और जो नंबर होता है कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक के यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लिए अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, यहाँ पे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य बहुत बार बार ये शब्द आ रहा है। ठीक है, इसको एक परिभाषा के तौर पर रख लिया गया कि आखिर है क्या ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो यहाँ पे देखिए क्या है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य एक 150 mm या 15 सेमी साइज के कंक्रीट के घन का 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। ठीक है, एक मतलब एक घन लिया जाता है। ठीक है, पीसीसी का एक घन बनाया जाता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक घन बनाया जाता है। ये मान लीजिए आपका एक ऐसे घन बना दिया जाता है आपका। ठीक है, जो कि कितना होता है इसका साइज 150 mm या 15 सेमी का इसका जो कि साइज होता है। देख लीजिए साइज मेंशन किया गया है घन को, और 28 दिन पर इसकी क्या की जाती है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए फिर आगे लिखा है यहाँ पे कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिस पर 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते हैं, अर्थात यानी कि 95% टेस्ट रिजल्ट सही होते हैं। ठीक है, वही अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका घन की आकृति का एक यहाँ पे घन की आकृति का सीमेंट का एक आकृति तैयार कर लीजिए घन का। ठीक है, प्लेन सीमेंट है, उसका एक घन की आकृति का कोई स्ट्रक्चर आप बना लिए छोटा सा। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा आप बना लिए हो। ठीक है, इस पे 28 दिन पर ठीक है इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। ठीक है, ज्ञात की जाती है, तो जहाँ पे 5% क्या होता है फेल हो जाता है और 95% इसका रिजल्ट सही होता है। यानी कि 95% इस पे भार लगाने पे टूटता नहीं है, लेकिन इससे अधिक भार लगाओगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ ठीक है क्रैक या दरार इसमें आ जाएंगे और ये खराब हो जाएगा। और इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितने दिनों पे ज्ञात की जाती है? तो 28 दिनों पे ज्ञात की जाती है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे यहाँ पे लिखा है इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं। समझने के लिए कुछ लिखा गया है यहाँ पे, आप इसको भी समझ लीजिए समझने के लिए क्या है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है आपका, एक मिनट मैं इसको जूम आउट। ठीक है, दिया आपका यदि आपसे पूछा जाए कि M25 ग्रेड की सीमेंट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होगी तो इसका सही आंसर होगा आपका 25। यानी कि आपसे पूछा गया जाए M15 ग्रेड की कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होगी, तो जो नंबर आपका बगल में रहेगा M के बगल में वही आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को 28 दिन पे ज्ञात किया जाता है। एक घन की आकृति का बनाया जाता है जिसका साइज कितनी होता है 15 सेमी या 150 mm का होता है, और 28 दिन पे उसका ठीक है वो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। और अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप लोग समझ गए होंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता क्या है। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड क्या होती है। ठीक है, न्यूनतम ग्रेड यानी कि निर्माण कार्य में जो भी कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है किस कार्य में किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। ठीक है, किस वर्क में किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना है उसके बारे में यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। पहला चैप्टर है, बोरिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको बोर नहीं होना, बस एक नज़र से बस आप स्पीड में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्पीड करके आप देख लीजिए। दूसरा चैप्टर इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बोर मत होइएगा क्योंकि आरसीसी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए पीसीसी वर्क दिया है,
पीसीसी वर्क आप कर रहे हो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हो, तो आप M15 ग्रेड के कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हो। M50 ग्रेड की कंक्रीट में कितना बालू कितना सीमेंट किस अनुपात में रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ठीक है पीछे ठीक है कुछ ही मिनट पहले आप मतलब जिक्र किया गया था। आप देखिए आरसीसी वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपको किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए, तो M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। वाटर टैंक यदि आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो पीसी सब्जेक्टेड टू सी यानी समुद्र वाटर वर्क, ठीक है, वाटर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। आरसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर वर्क, यानी कि आप समुद्र में ठीक है आरसीसी के तौर पे विषय में कार्य कर रहे हो तो वहाँ पे आपको M30 यानी कि M30 ग्रेड का कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। फॉर पोस्ट ठीक है, फॉर पोस्ट टेंसाइनिंग यानी कि पश्च तनन कंक्रीट, यानी कि वहाँ पे एक क्रिया कराई जा रही है, मतलब यह काम आप कर रहे हो तो वहाँ पे M35 ग्रेड का और इससे ऊपर कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। फॉर प्री टेंसाइनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यानी कि पूर्व तनन और पूर्व प्रतिबल कंक्रीट है। और यदि इस ऐसा मतलब आपका मतलब इस टाइप का वर्क कर रहे हो तो आपको M40 और इससे ऊपर कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस वर्क में किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसी में था जेई वाले में भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा था, उसी हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अभी हम अपने टॉपिक 8वां टॉपिक पे मतलब कई 8 टॉपिक है उससे लगभग 3 ही टॉपिक को कम क्लियर किए हैं और बाकी टॉपिक तो बचे हैं। फिलहाल अभी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यानी ग्रेड ऑफ सीमेंट की, यानी सीमेंट की ग्रेड, हम लोग उधर देखे थे कंक्रीट की ग्रेड, यहाँ पे दिया आपका सीमेंट की ग्रेड। अधिकतर निर्माण कार्यों में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर निर्माण कार्यों में किसका प्रयोग, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ओपीसी की 3 ग्रेड बताई हैं। अधिकतर निर्माण कार्य हो रहा, सामान्यतः निर्माण कार्य यदि हो रहा तो वहाँ पे आपका अधिक से अधिक ओपीसी यानी कि साधारण सीमेंट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ओपीसी की 3 ग्रेड बताई हैं। कौन कौन सी है ग्रेड, 33 ग्रेड की कंक्रीट, 43 ग्रेड की कंक्रीट और 53 ग्रेड की कंक्रीट होती है, ठीक है। नोट यहाँ पे कुछ लिखा है, हियर द ग्रेड ऑफ नंबर इंडिकेटेड द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेमी सीमेंट सैंड मोर्टार क्यूब एंड न्यूटन प्रति mm स्क्वायर एट 28 डे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो कि नंबर है ना, नंबर वो किसका संकेत करते हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी 33 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका, ठीक है, 33 ग्रेड की कंक्रीट को, यानी कि मतलब इसको आपको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं नंबर जो होती हैं इसमें। यहाँ पे देखिए फिर अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे टॉपिक नंबर 4, यानी कि ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चौथा टॉपिक है प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात का प्रयोग, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल। प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात का प्रयोग क्या क्या, यहाँ पे देखिए इस्पात यानी कि स्टील संपीड़न तनन कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। स्टील जो होता है इसको आप मोड़ सकते हो, ठीक है, उसकी कर्तन और संपीड़न, ठीक है, सभी की सामर्थ्य क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, स्टील की, जिसका प्रयोग आप आरसीसी में करते हो। कंक्रीट जो होती है स्टील के साथ बहुत अच्छा बंध बनाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा कंक्रीट जो होता है इस्पात के साथ बहुत ही अच्छा बंध बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी ऊष्मीय प्रसार गुणांक कंक्रीट की और इस्पात की क्या होती है, समान होती है, यानी अल्फा का मान क्या होता है, समान होता है। यदि ये फैलता है, ठीक है, तो ये फैलता है तो क्या होता है, इस्पात उतना ही फैल करके उस जगह को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, इस्पात व्यवहार में तन्य होता है। अधिक तन्यता का अर्थ है इस्पात के असफल होने से पहले इसकी लंबाई में अधिक वृद्धि हो जाना, जो पर्याप्त चेतावनी समय पे उपलब्ध कराती है, यानी कि इसके बहुत अच्छा एक क्वालिटी होता है इस्पात की, यानी कि स्टील की, कि जो कि यदि आपका स्ट्रक्चर फेल होने वाला है तो इससे पहले क्या उसमें तन्यता का गुण आ जाएगा, यानी कि कुछ, यानी कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत झुक जाता है, लटक जाता है जिसको बोला जाता है, तो एक तरफ से संकेतांक दे देता है, तुरंत नहीं गिरता है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है आपका इस्पात की छड़ सामान्य रूप से, यानी कि स्टील जो होती है सामान्य रूप से उपलब्ध औजार एवं मशीनों द्वारा आसानी से काटी मोड़ी एवं उठाई जा सकती है, ठीक है। उसको बहुत ही आसानी से आप काट सकते हो स्टील को किसी भी आकार में, ठीक है, इसे परिवर्तित भी कर सकते हो। तो यहाँ पे था कुछ टॉपिक है और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और टॉपिक है उसको भी देख लीजिए।
यहाँ पे इस्पात की उम्र अधिक होती है, यानी स्टील की उम्र अधिक होती है, स्टील आसानी से बाजार में मिल जाता है, स्टील और कंक्रीट की ऊष्मीय प्रसार गुणांक सेम होती है, इसी के कारण इसमें एक अच्छा व्यवहार बना रहता है। ठीक है, हमने आपको पहले ऊपर बताया है स्टील और कंक्रीट, इसका जो होती है 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ देखिए फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस स्टील के बारे में कुछ यहाँ पे इसके गुण का एक तरह मान लीजिए स्टील के गुण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कैसा क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। ठीक है, और कुछ नहीं था। यहाँ पे आपका देखिए पांचवा टाइप है, टाइप नंबर 5, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है टाइप्स प्रबलन इस्पात के प्रयोग। प्रबलन इस्पात के प्रयोग प्रयोग क्या है, हम कंस्ट्रक्शन में निम्न प्रकार की स्टील का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब संरचना तैयार किया था, भवन वगैरह वगैरह जो भी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसमें निम्न प्रकार का हम लोग क्या स्टील का प्रयोग करते हैं। पहला क्या होगा, मृदु इस्पात, यानी कि माइल्ड स्टील। ठीक है, लोहा नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग, इस्पात होता है नहीं, स्टील होता है। ठीक है, आप जो घर में स्टील प्रयोग किया जाता है वह स्टेनलेस स्टील होता है, जिसमें चमक होता है। और जो जिस स्टील का प्रयोग आप लोग कंक्रीट में करते हैं, छड़ जिसे बोला, सरिया बोला जाता है, वो माइल्ड स्टील का होता है। ठीक है, तो यानी मृदु इस्पात होता है, निम्न प्रकार के स्टील का प्रयोग करते हैं। पहला हो गया आपका मृदु इस्पात। मृदु इस्पात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। माइल्ड स्टील एक ऐसा ऐसा स्टील होती है जिसकी स्ट्रेंथ सामर्थ्य थोड़ी सी कम होती है, लेकिन तन्यता इसकी बहुत अधिक होती है। ठीक है, माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात जो होता है ना, इसकी तन्यता बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी जो सामर्थ्य होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है इसकी। इसे प्लेन बार भी कहते हैं। आप मार्केट में जब खरीदने जाओगे तो एक एक आपका सरिया यानी छड़ मिलेगा, जो कि उसमें वो रेसे नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है और थोड़ा सा पतला होता है। उसे हम लोग माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात कहते हैं। पतला होता है और इस पे प्लेन होता है, जो ऊपर की जो उसकी जो आकृति होती है वो प्लेन होती है। ठीक है, और एक और सीमेंट, एक और छड़ मिलता है जिसके ऊपर यानी कि ऐसे रेखा टाइप यानी कि रेखाई टाइप लाइनिंग बनी रहती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, सामर्थ्य अधिक होती है, लेकिन इसकी सामर्थ्य कम होती है, लेकिन तन्यता क्या होती है, इसमें अधिक होती है। इसकी ग्रेड क्या होती है, एफ। एफ ही आपको आयरन को प्रदर्शित कर रहा है। इसकी ग्रेड Fe20 यानी कि 250 होती है, 250। ठीक है, तो इसकी ग्रेड कितनी होती है, 250 होती है। इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या हो जाएगी, जो नंबर में होता है वही अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, यानी FY से हम लोग इसको दर्शाएंगे। इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो जाएगी 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी ग्रेड 250 Fe 250 होता है। ठीक है, इसे प्लेन बार भी कहते हैं। आपको प्लेन बार याद रखना है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील को, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल वर्ड का प्रयोग ज्यादा किया जाता है एग्जाम में, जिससे आप प्लेन बार बार पूछ सकता है तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें तन्यता अधिक होती है और इसकी सामर्थ्य कम होती है। आप आराम से इसको लिख दोगे, इसकी सामर्थ्य कम होती है, तन्यता अधिक होती है, इसे प्लेन बार कहा जाता है। इसकी ग्रेड Fe 250 होती है और अभिलक्षणिक सामर्थ्य 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ठीक है, यह था हमारा यानी इस्पात के प्रयोग में हम लोग पहला पढ़े हैं मृदु इस्पात माइल्ड स्टील। दूसरा आपका है उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित छड़। ठीक है, उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित छड़, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे दिया है यानी कि हाई इल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेट बार इसे कहा जाता है। इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। इसे शॉर्टकट में आप HYSD, इसका फुल फॉर्म यानी कि हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेट बार इसे बोला जाता है। ठीक है, इसको टार बार भी कहते हैं, शॉर्टकट में से टार बार भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ग्रेड कितनी होती है, इसकी 2 ग्रेडें होती है। कौन कौन सी, FE 415 टार 40 और FE 500 टार 50। ठीक है, ये इसकी 2 ग्रेड होती है। और अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इसका पहले ग्रेड की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 415 हो जाएगी और दूसरे का 500 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप देखिए FY बराबर 415 और 500 न्यूटन होती है। और इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, इसमें तन्यता का गुण भी अधिक होता है। यहाँ आप देखिए छठवां टॉपिक से आपका क्या है, छठवां है करैक्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इस्पात और कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आपको पता हो गया, मान लीजिए M25 ग्रेड का कोई मतलब कंक्रीट है, तो इसमें अभिलाक्षणिक सामर्थ्य पूछेगा तो 25 हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही इसमें था अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 415 हो जाता था। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यही था, सेम था, कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग बता दोगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा छठवां भी कंप्लीट हो गया, सातवां और आठवां 2 टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है, इसको इजीली हम अभी तुरंत इसको भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए टॉपिक नंबर 7 क्या है आपका। टॉपिक नंबर 7 आपको दे रखा है कि टाइप्स ऑफ लोड ऑन RCC स्ट्रक्चर, यानी कि RCC संरचना पर भार के प्रकार। ठीक है, किस टाइप के भार आपके संरचना, यानी कि कोई भी संरचना बन रही है, ढांचा बन रहा, तैयार किया जा रहा है, कोई भवन बन रहा है, तो किस टाइप के उस पर भार लग सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहला है डेड लोड, यानी कि अचल भार। नाम से ही इसके पता चल रहा है, डेड लोड यानी कि मरा हुआ भार होता है। ठीक है, जो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, डेड लोड यानी कि आपकी स्ट्रक्चर पर एक भार लगता है, जिसे डेड लोड यानी अचल भार कहा जाता है।
जैसे स्लैब का लोड, ठीक है, स्लैब का लोड आरसीसी बीम पर, यानी कि स्लैब का जो लोड होता है ना ऑन आरसीसी बीम, यानी कि छत का जो भार होता है आपके बीम जो लगे होते हैं, बीम जो कॉलम होते हैं उन पर जो लगता है, जो स्थिर होता है, वो चल फिर नहीं सकता, ठीक है, वो डेड लोड का कार्य करता है, ठीक है, तो वो अचल भार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइव लोड अगला है आपका, लाइव लोड यानी कि चल भार, जो चल फिर सकता है, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य है वो चल फिर सकता है, ठीक है, और मान लीजिए मनुष्य है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, क्या कौन सा लोड है, ये चल भार होते हैं, ठीक है, जो कि उस पे क्या नाम है आपके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, चल भार यानी कि कभी कभी लगते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटाया, यानी कि आपका चेयर है वो किसी स्थान पर रखा गया है तो आप उसको हटा करके दूसरे स्थान पर रख सकते हो, यानी कि वो चल भार है, यानी कि जिसकी स्थिति समय के साथ क्या हो रही है, जिसका पोजीशन बदल रहा है समय के साथ, उसे हम क्या करेंगे, चल भार कहेंगे, जिसका पोजीशन नहीं बदलता है समय के साथ उसे अचल भार कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद लाइव लोड हमेशा यूडीएल के रूप में लगता है, नहीं एक समान वितरित रहा, आप शो में इसके पहले पढ़े हो यूडीएल, यूवीएल और पॉइंट लोड, इसके बारे में आपको जानकारी पहले से है, तो लाइव लोड हमेशा यूडीएल के रूप में लगता है, और लाइव लोड को इम्पोज लोड भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोज लोड भी कहा जाता है। उसके बाद इन दो लोड के अलावा दो लोड और हमारे स्ट्रक्चर पे लगते हैं, पहले तीसरा लोड क्या है, वायु भार, यानी कि वाइंड लोड, जैसे कि हवा तूफान, इनका भी भार हमारे स्ट्रक्चर पे लगता है। उसके बाद स्नो लोड यानी कि बर्फ भार, जैसे कि ओले हो गए, बर्फ हो गए, इनका भी भार हमारे स्ट्रक्चर पे लगता है, ठीक है। तो ये आपका आपके लोड हो गए, ठीक है, यानी कि कई, यानी कि अचल भार एक आपका हो गया, चल भार हो गया, और वायु भार और बर्फ भार, ये चार प्रकार के आपके लोड होते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्ट्रक्चर पे लगते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आईएस कोड क्या होता है, अचल भार का आईएस कोड होता है, हर चीज का आईएस कोड आपको मानक रूप में मिलता है, जो कि बीआईएस के अनुसार ये कोड रखे जाते हैं। आईएस कोड 875, ठीक है, पार्ट 1 1987 में इस कोड, यानी कि इसका मतलब कोड को दिया गया था अचल भार को, ठीक है, 1987 में पार्ट 1 हो गया आईएस कोड 875, पार्ट 2 हो गया, इसको भी 1987 में ही दिया गया था, आईएस कोड 875, ठीक है, पार्ट 3, बस एक पार्ट 1 पार्ट 2 बदल रहा है, यहाँ पे पार्ट 3 1987 में तीनों कोड को दिया गया था, बस 875 है, 875 इसमें भी है, पार्ट 4 हो जाएगा 1987, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको शायद एक भार और दिख रहा होगा जिसको बोला जा रहा है भूकंप भार, ठीक है, भूकंप भार भी लगता है हमारे स्ट्रक्चर पे, इसको आईएस कोड क्या होता है, 1893 से 2002, पार्ट 1 होता है, ठीक है, ये होता है, यानी कि चल भार, अचल भार और बर्फ भार और हवा भार, यानी कि वाइंड लोड लगते हैं। यहाँ देखिए रेन लोड यानी कि बारिश का भार पॉइंट करके लिखा है, कोई पूछ लिया आपसे क्या हमारे संरचना पर स्ट्रक्चर पे बारिश का भार भी लगता है, तो नहीं, संरचना पर नहीं लगता है, रेन लोड आपके संरचना पे नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरसीसी का आईएस कोड क्या होता है, 456/2000, हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं तो इसका आईएस कोड जानना बहुत जरूरी होता है, इसका आईएस कोड कितना होता है, 456 से 2000 होता है, ठीक है। लास्ट और आपका आखिरी टॉपिक्स क्या है, लास्ट और आखिरी टॉपिक्स है मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन, आरसीसी अभिकल्पन की विधियां, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहीं से बन सकते हैं, ठीक है, बाकी को तो समझने की जानकारी की नहीं था, और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो यहीं से 8वां टॉपिक से बन सकता है, वो भी किस रूप में, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कार्यकारी प्रतिबल और चरम भार, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट में आपको कुछ और भार है, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ आपको बन सकते हैं, तो कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत अवस्था विधि, इसमें अंतर पूछ सकता है, दोनों में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आपको अंतर के रूप में 5 नंबर में आपको मिल जाते हैं, और ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइनिंग, आरसीसी अभिकल्पन की विधियां, ठीक है, कई 3 प्रकार की विधियां यहाँ पे दिया है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड यानी चरम भार विधि, और तीसरा आपका लिमिट स्टेट मेथड यानी कि सीमांत अवस्था विधि, ठीक है, यानी कि जो कि चूंकि आपके एग्जाम में कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत अवस्था विधि इन दोनों के बारे में पढ़ाया गया है, और इसको हम मतलब इन्हीं दोनों के बारे में हमको जिक्र करना है, तो फिलहाल ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने वाले जो चैप्टर है, ठीक है, इन्हीं पर आधारित है, तो सबसे पहले हम उनको जान लेंगे तो उनका अंतर बहुत ही ईजिली कर जाएंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगला चैप्टर आने बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप WSM और LSM में, ठीक है, अंतर कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका फिनिश होता है, यानी कि खत्म होता है, ठीक है, अगला चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर चैप्टर आपके अगले दिन से शुरू हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक प्लीज करके आप लाइक कर दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का मतलब आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है यार, थोड़ा सा इसको लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।